हाँ दोस्तों, एसजेएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 की प्रेपरेशन के लिए कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। ये उन कक्षाओं में सबसे पहली कक्षा है, सबसे पहली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से यूपी टेट में आने वाले सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि पेपर में, यूपी टेट के पेपर में कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, हमें कौन कौन सी सब्जेक्टों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, करने का मौका मिलेगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के होंगे। और सामान्य तरीके से मैंने एक विषय के गणित की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा जो भी विषय आएंगे उन विषयों को पढ़ाने से पहले मैं टॉपिक वाइज उस विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। और जो भी क्लासें होंगी वो रेगुलर बेस से चलती रहेंगी। बस मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें और आराम से अपनी इस कश्ती को आगे बढ़ाएं, जिससे आप टेट या सुपर टेट में सफल हो जाएं। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। अधिक चर्चा न करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी टेट के जो पेपर है उसमें कितनी सब्जेक्ट आएंगी। तो देखो, मैंने सामान्य तरीके से बताया है कि इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगी। पहली सब्जेक्ट होगी बाल विकास एवं मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में पेडागोजी के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंक के होंगे। दूसरी विषय होगी भाषा फर्स्ट, इसमें हिंदी आएगी और ये हिंदी आपको अनिवार्य तरीके से करनी है, यानी सभी को करनी है, अनिवार्य है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता, ये कंपलसरी है। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा विकल्प नहीं चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हिंदी अनिवार्य आपको करनी है। भाषा सेकंड में आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मिलेगा, यानी आप इसमें से 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन 3 में से किसी एक विषय को आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश को, संस्कृत को या फिर उर्दू को। इन तीनों में से जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो आप उस भाषा को विकल्प के रूप में भर दीजिए। देखो, जो भाषा आप यहाँ विकल्प में भरें, जिस भाषा को आप यहाँ फॉर्म फिल करते समय चूज करें कि मैं भाषा फर्स्ट के अलावा भाषा सेकंड में इस भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहता हूं, तो आप कृपया उसको ध्यान में रखें। केवल उसी भाषा के प्रश्नों को हल करें इन तीनों में से जो आपने चूज किया है। मान लीजिए आपने अंग्रेजी को सेलेक्ट किया है, यहाँ पर चयनित किया है फॉर्म फिल करते समय, तो आप अंग्रेजी के ही पेपर में प्रश्न करें और उन्हीं प्रश्नों को हल करके आप ओएमआर शीट में भरें। इसके अलावा ओएमआर शीट में एक भाषा के नाम से एक कॉलम भी आएगा और उस भाषा का आप चयन कर रहे हो आज यहाँ फॉर्म फिल करते समय, उसी भाषा को आप वहाँ पे चयन करें, यानी उस भाषा को ही आप वहाँ फिल करें। ओके, तो ऐसा मत कर देना दोस्तों गलती से भी कि मान लीजिए भाषा फर्स्ट आप हिंदी ले ली और इसमें से आपने मान लीजिए संस्कृत ले लिया। अब जो ओएमआर सीट आएगी तो उसमें मान लीजिए ये एक ओएमआर सीट है, तो उसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है लैंग्वेज। यहाँ कॉलम बने हुए होंगे, 3 कॉलम बने हुए हैं, इसमें आगे इंग्लिश लिखी होगी, यहाँ संस्कृत लिखा होगा, यहाँ उर्दू लिखी हुई होगी। अब आप लोग समझे यहाँ पे कि नहीं ऐसे भी है कि आप लोग कोई और सब्जेक्ट, मान लो संस्कृत चूज किया है, अब आपने इंग्लिश भर दी या फिर उर्दू भर दी, या इन तीनों में से कोई भी विकल्प नहीं भर पाए आप लोग, तो ब्लैंक चला गया, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए जिस भाषा को आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, जिस भाषा को फॉर्म फिल करते समय आप चूज कर रहे हो, उसी भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि पेपर में अंग्रेजी के भी 30 प्रश्न आएंगे, संस्कृत के भी 30 प्रश्न आएंगे और उर्दू के भी 30 प्रश्न आएंगे। अब आप संस्कृत चूज कर रहे हो, संस्कृत सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप संस्कृत के 30 प्रश्नों को ही हल कीजिए और उन्हीं को ओएमआर शीट में भरिए। और जब ओएमआर शीट में संस्कृत के प्रश्नों को हल कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये संस्कृत वाला जो ऑप्शन है उसको भी ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, इसको भी ब्लैक कर दीजिए। ओके, ज्यादा तरीके से आप ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कर दो संस्कृत। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो,
आज जो फॉर्म फिल करते समय इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश के प्रश्नों को हल करोगे आप, वहाँ संस्कृत या उर्दू नहीं कर सकते। अगर करोगे और उनको भरोगे तो आपकी जो OMR सीट है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उनका जो ऑर्डर होगा वो क्रम जो है गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे 30 प्रश्न अंग्रेजी के करोगे और इसके बाद अंग्रेजी के जो प्रश्न किए उनको कॉलम में भरोगे और उसके अलावा आप उसको ब्लैक करोगे इंग्लिश वाले ऑप्शन को। तो ये मेरा सजेशन है दोस्तों, जिस भाषा का आप चयन करेंगे केवल उसी भाषा को यहाँ पे OMR सीट में भी उसी भाषा को भरना है और उसी भाषा के प्रश्नों को भी आपको हल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के होंगे। पर्यावरणीय अध्ययन की बात करें, 5वीं सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट है, तो पर्यावरणीय अध्ययन में देखो कई सब्जेक्ट शुमार होती हैं, सम्मिलित की जाएंगी। इसमें विज्ञान आएगी जो 10 तक की लेवल की पूछाई जाएगी, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र पूछा जाएगा, पर्यावरण पूछा जाएगा। तो इस तरीके से केवल आपसे पर्यावरणीय अध्ययन नहीं पूछा जाएगा, यानी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, यानी ये टॉपिक भी आपके प्रश्न में पेपर में है, ये प्रश्न भी आपके पेपर में आएंगे। पॉलिटी पे भी मजबूती होनी चाहिए, विज्ञान को भी, इतिहास को भी, भूगोल को भी, पर्यावरण को भी, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य तरीके से देखो इन 5 सब्जेक्टों से प्रत्येक जो विषय है उसके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 150 अंक का ही ये पेपर होगा। अब 150 में से जितने आप अर्जित कर सकते हो, 150 में से आप जितने अंक 150 ही अर्जित कर सकते हो या कुछ कम रह जाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो देखो सामान्य तरीके से अब मैं थोड़ी सी ये चर्चा करूंगा कि मोटे तौर पर आप किस सब्जेक्ट पर अपना ज़्यादा ध्यान दें, कहाँ से आपके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप। अब देखो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो ये यहाँ ज़्यादा टाइम देने वाली सब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ ज़्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, ज़्यादा टाइम अपना पेडागोजी में मत बर्बाद कर देना। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ उन प्रिंसिपल्सों पर ही ज़्यादा फोकस बना के रखें, बाकी की नो नेगेटिव मार्किंग है उसका आप प्रॉफिट ले लेना, वो बताएंगे लास्ट में कैसे लेना है। देखो 30 अंक आएंगे तो आप मान लीजिए जो टॉपर बच्चा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 नंबर प्राप्त कर सकता है पेडागोजी में, और जो लो लेवल का बच्चा होगा 14-15 तो वो भी ले लेगा। तो मिनिमम मान लीजिए आप यहाँ पर 16 नंबर आप ले सकते हो, मान लीजिए एक आध कम या बढ़ती। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा ले आओगे, लेकिन आप इस वाले पोर्शन को खराब कर जाओगे। तो इसलिए मेहनत वहाँ कीजिए जहाँ पर तुम्हारी अच्छी पकड़ हो, जहाँ से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, उस पोर्शन को पहले मेहनत करो। तो देखो ये जो हिंदी है भाषा फर्स्ट, यहाँ अच्छे अंक प्राप्त करने की ज़रूरत है और मिलते भी हैं। यहाँ आप मेहनत कीजिए, यहाँ मान लीजिए 25+ अंक लाने का प्रयास करें। उसके अलावा देखो ये भी पोर्शन है, आप उस भाषा का सिलेक्शन करना जिसमें आपकी अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, तो ये भी एक पोर्शन आपका मजेदार होगा। यहाँ पे भी आप 25+ अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, और करने ही हैं, ये समझ लीजिए। इसके अलावा देखो ये मैथ है, मैथ एक टिपिकल सब्जेक्ट भी है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो परीक्षा में हमें सबसे आगे पहुंचाने में देर नहीं करता है। जो छात्र मैथ नहीं जानते हैं उनकी मार्किंग बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो छात्र मैथ जानते हैं तो वो इतने आगे निकलने में उन्हें देर नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैथ में भी तुम्हारे 25+ अंक आने चाहिए अगर वास्तव में आप मेरिट में आना चाहते हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं तो दोस्तों मेरे ये 22+ तो आपको अंक मारने ही हैं यहाँ पे, यानी 22+ अंक आपको लेके आने हैं। तो हम चलो ऐड करते हैं इसको, कितने आएंगे देखो 1, 5 और 5 10, 5 या 15, 15 और 2 17, 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 6 हो गए 23, यानी फिर से ऐड करेंगे 6 और 5 11, 11 और 5 कितने हो गए 11 और 5 हो गए तुम्हारे 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 के कितने हो गए 3, कैरी आया कितना 2, ऊपर लगा लेते हैं, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए 3 2 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 2 9, 9 और 2 हो गए 11, यानी 113, 113 नंबर, 113 नंबर आप लेकर के आओगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। इतने आप
मिनिमम तरीके से पास होकर के आइए। इतने आपको मार्क्स प्राप्त करने हैं, तब जाकर के कह सकते हो कि आप परीक्षा में सफल हैं। इससे कम टारगेट मत बना करके चलिए दोस्तों, क्योंकि आप परीक्षा पास नहीं कर रहे हो, आप केवल सिलेक्शन चाहते हो, और सिलेक्शन के लिए तो सर्वोत्तम मेहनत चाहिए जिससे सर्वोत्तम अंक मिले, बस यही चाहते हैं। अब देखो सिलेक्शन की आस कहां पर होती है, देखो कम से कम जो 70+ जो पेपर निकालता है बंदा, उसके मान लेते हैं चांस होते हैं 70 पे, ठीक है ना। जो व्यक्ति 70+ पेपर निकालेगा चांस होंगे 70% पे, लेकिन जो छात्र 75+ यानी 75% निकालता है पेपर को, तो मान लीजिए कन्फर्म है कि हो सकता है, उसका कन्फर्म है। लेकिन जो व्यक्ति 78+ निकाल देता है, ठीक है ना, और यहां मान लीजिए 5 और मान लो 80+, एकदम श्योर जीनस बच्चा है। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि 70 से ऊपर जाएं, कम से कम मिनिमम है कि आप इस दर्रे में तो पढ़ी जाएं, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। आप इसको टेट ही न समझें, सुपर टेट का ये मार्गदर्शन है। सुपर टेट का क्यों मार्गदर्शन है, जहां आप लोग देखो, ये जो वैकल्पिक विषय दी हुई है, ये केवल यहां पे वैकल्पिक विषय हैं। इन विषयों को सुपर टेट में अनिवार्य बना दिया जाएगा, जो हर बच्चे को करनी होगी। जिस पे संस्कृत नहीं आता है उसको भी संस्कृत करना पड़ेगा, जो इंग्लिश में कमजोर है उसको भी इंग्लिश करनी पड़ेगी। तो बताइए, अब मान लीजिए, तो ये वहां पे कंपलसरी विषय बना दी जाएंगी। जब ये कंपलसरी विषय बना दी जाएंगी, अब इनको जोड़ करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कम से कम बता करके चल रहा हूं 10-12 सब्जेक्टों का सम्मिलित रूप सुपर टेट बना दिया जाता है। केवल इसमें परिवर्तन यही है, जहां आप सिलेक्शन करने का यानी विकल्प चुनने का पॉइंट मिल रहा है, वहां विकल्प चुनने का कोई पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ आपको पेपर करना ही है। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को अंक प्राप्त करने हैं, यानी 113 अंक लेकर के आइए, जिससे आप सिलेक्शन पाए। पास होने की उम्मीद मत करो, केवल पास से काम नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं कुछ गणित विषय के सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। वैसे सामान्य तरीके से मैंने लिख दिया है। मेरा विशेष अनुरोध है कि इस क्लास को देखने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें, और जो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बोर्ड पर उसको आप लिखें, जिससे अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा, कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं। ये ऑफिशियल डाटा दिया है, ऑफिशियल सिलेबस दिया है मैथ का, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसको अब हम कंप्लीट करेंगे, तो वो भी नहीं आपको छोड़ना है, उसको भी लिखते हुए चले जाना है। तो चलिए देखो, सबसे पहले संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सब भाई बंधु जानते हैं। देखो लासा मासा भी सब जानते हैं, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ये भी सब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हम सिखा देंगे, हम किस लिए हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्लास ले रहे हैं कि कोई भी भाई शिक्षा से छूटे ना, कोई भी भाई सुपर टेट से पिछड़े ना, सब भाई सिलेक्शन पाए। ओके, नेक्स्ट है भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सब सिखाया जाएगा, एक एक चीज सिखाई जाएगी। अब देखो अगला टॉपिक है दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जनरल सी चीजें हैं। तो ये चारों टॉपिक आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, यानी वेरी वेरी मोस्ट लिख लेते हैं, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। और तीसरी बार भी वेरी वेरी वेरी, यानी इनमें से प्रश्न तो आएंगे ही, इनसे ही तो प्रश्न बनेंगे पूरे मैथ में, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, बहुत ही जनरल स्टडी कराई जाएगी आपको। यहां से शुरू करूंगा मैं और धीरे धीरे यहां तक खींच करके ले आऊंगा, बस मेरे से जुड़े रहें, दूर जाने का प्रयास ना करें। एक एक नियम क्या होता है, सबसे पहले देखो रैखिक समीकरण को कहते हैं एक एक नियम। रैखिक समीकरण क्या होता है, एक्स वाई जेड इनके मान निकालने पड़ते हैं, यानी चर राशियों का अचर राशियों के साथ एक संबंध बना दिया जाता है, संख्याओं का और चर राशियों का एक संबंध बना करके एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यानी सीधे तरीके से ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे, इन प्रश्नों को पहले एक भाषा के फॉर्मेट के रूप में लगाया जाएगा, और उस भाषा में
कुछ चर राशियों को डाल दिया जाएगा, वो बन जाएगा आपका एक एक नियम। और बस इन चारों को मिला करके यहीं से क्वेश्चन आपके लिए आएगा, सीधा कभी भी पेपर नहीं आता है मेरे दोस्तों। ये सभी मिला करके यहां से प्रश्न बनेंगे और यहीं पे ला करके हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। आगे देखो प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं देखो ये पांचवा भी मोस्ट है जी, वेरी 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 मोस्ट, ये और ये दोनों एक ही हैं, ये समझ लीजिए। प्रतिशत वेरी मोस्ट, प्रतिशत वेरी वेरी, दो बार लगाया है, प्रश्न आएंगे ही। सातवां है लाभ हानि, ये भी साहब वेरी वेरी मोस्ट है जी, ये भी प्रश्न आएंगे। इसके अलावा देखो साधारण ब्याज है। अच्छा, इसमें देखो एक टॉपिक और छूट गया है जो नहीं दिया है, आप साधारण ब्याज के अलावा चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, यानी ये भी ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट है, यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ज्यामितीय। ज्यामितीय, ज्यामिति की आकृति क्या होती है, पृष्ठ क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, त्रिभुज, वृत्त, ये सब बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये भी हमारे लिए एक मोस्ट सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा धन, धन देखो पैसे को बदलना आना चाहिए रुपए में, रुपए को बदलना आना चाहिए पैसे में, लेकिन ये पूछा कैसे जाएगा, ये पूछा जाएगा एक एक नियम में, खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आ सकता है एक एक नियम के आधार पर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा देखेंगे देखो मापन, मापन की बात करते हैं, समय, तौल, धारता, लंबाई, ताप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो परिमिति, परिमाप क्या होता है, परिमाप किस किस का होगा, त्रिभुज का होगा, आयत का होगा, वर्ग का होगा, चतुर्भुज का होगा, समलंब का होगा, इन चीजों के सभी परिमाप आप लोगों को बताए जाएंगे। नेक्स्ट है देखो, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, 3 बार लिख लो दोस्तों, इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, परिमाप में से आएंगे। कैलेंडर, कैलेंडर में से मोस्ट लिख लीजिए, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कैलेंडर में से भी आ जाता है। डाटा हैंडलिंग नो इंपोर्टेंट, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आयतन वेरी 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 मोस्ट, ये भी क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। देखो घन, घनाभ, इनसे ही काम नहीं चलेगा दोस्तों। देखो बेलन का भी आयतन आना चाहिए आप लोगों को, गोले का भी आयतन आना चाहिए, शंकु का भी आयतन आना चाहिए और अर्धगोले का भी आयतन निकालना आना चाहिए। तो अब जाकर के ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो देखो क्षेत्रफल वेरी वेरी मोस्ट, यानी 3 बार है तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल से प्रश्न आएंगे। क्षेत्रफल किस किस का होगा, आयत का होगा, वर्ग का होगा, इसके अलावा त्रिभुज का भी होगा, इसके अलावा वर्ग का भी होगा, ठीक है ना, तो ये भी क्षेत्रफल पूछे जाएंगे। घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे जाएंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक बोले हैं उनको भी राइट कर लेना। देखो रेल संबंधी, समय सारणी संबंधी, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु इतने इंपोर्टेंट नहीं है, इनको एक एक नियम में ही पूछ लिया जाएगा। 18वां जो टॉपिक है दोस्तों, ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कोई डाटा हमें प्रस्तुत नहीं करना है। अब देखो ये तो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, अभी ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी हम थोड़ा सा इसमें कुछ बढ़ाएंगे और तब जाकर के ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए अब हम वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो देखो पहले नंबर पे 18 प्रश्न हो गए, 19वां है हमारे पास काम तथा समय, काम तथा समय संबंधी प्रश्न आएंगे। 20वां होगा समय तथा दूरी, चाल संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 21वां जो प्रश्न होगा औसत आएगा, औसत बहुत अच्छा टॉपिक है और पक्का आएगा औसत, यानी औसत भी एक टॉपिक है, इससे भी आएंगे 21। इसके अलावा पाइप टंकी, पाइप टंकी तथा समय, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अभी हम बात करते हैं 23 में देखो पाई चार्ट, पाई चार्ट से प्रश्न बन जाते हैं जो बहुत ही सामान्य तरीके से एंगल के रूप में पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं होता उनमें, बस एक बार समझ में आ गए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। और 24वां जो प्रश्न होगा दंडालेख होगा,
दंडालेख, इससे भी प्रश्न बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अब हुआ है तुम्हारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट। अब आप इसको राइट कर लें और ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। बेसिक तरीके से मेरा मेन टारगेट था मैथ के सिलेबस को समझाना, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट और रह गया है, देखो यहां पर अध्यापन संबंधी कुछ मुद्दे, यानी यहां पर लिख सकते हैं हम मैथ से संबंधित कुछ शिक्षण विधियां भी आएंगी जो मिनिमम तरीके से 3 से 5 नंबर की पूछी जाएंगी, यानी पूछी जाती हैं 3 से 5 नंबर के प्रश्न गणित शिक्षण विधि से आएंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो इनमें सबसे पहले हम छांटेंगे कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है। औपचारिक अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन, तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, ठीक है ना। और तीसरा टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। दोस्तों ये 3 टॉपिक इंपोर्टेंट है, इनमें से पक्का 2 नंबर का आएगा और यहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल एक जनरल सी बुक खरीद लेना 20, 30, 40, 50 रुपए की, जिससे कि और केवल खरीदें तो क्या, यानी गणित शिक्षण विधियां जिसमें हो सिर्फ उसमें से पढ़ लेना, ठीक है ना। लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाए तो ये चीज आप लोगों को यहां पढ़नी है, आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है ना, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। मैं बोल रहा था नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसका हमें देखो प्रॉफिट कैसे करना है, इसका प्रॉफिट ऐसे करना है जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है, जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है हमें वहां पे बल्लेबाजी नहीं करनी है। हमें अंक प्राप्त करने के लिए उस पोर्शन को मजबूत ज्यादा करना है जहां से हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले उसको कंप्लीट करें, पहले आप कठिन में ना जाएं, पहले सरल को कंप्लीट कर लें और वहां से अंक अर्जित करने के बाद में तब कठिन के लिए आगे बढ़ें। तो मेरी शिक्षा यही है, मैं आपसे सुझाव यही दूंगा, केवल आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, केवल पूरा का पूरा फोकस। मान लीजिए अगर 5 नंबर की ये पूछी जाती है तो 25 प्लस तो ये है ना, यही तो अधिक अंक है, बस यहां से तो 25 में से मान लीजिए आपने इसमें से 23 अंक ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए 23 अंक ले लिए तो दोस्तों मान लीजिए 5 नंबर के आए तो मान लो 2 नंबर के आपने तुक्के लगाए या 1 नंबर का भी लगा दिया ना, तो 23 ले लिए तो 24 हो गए। और हम कितने की बात कर रहे थे, तो 25 की बात कर रहे थे, तो लगभग उसी के सीक्वेंस पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। तो बस ये मेरा जो है समझाने का तरीका है दोस्तों। तो नो नेगेटिव मार्किंग का आप बेनिफिट लें, घबराएं नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग का, ओके। तो चलिए आज ये मेरी पहली क्लास है, अब मैं आगे की क्लासों को सुचारू रूप से इसी तरीके से चलेंगी। सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मैं पॉइंट वाच आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, प्रत्येक सिलेबस को विस्तार से पहले आपके सामने रखूंगा और केवल वही पॉइंट पढ़ना है जो सिलेबस में, जहां से क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ उसको ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरी वीडियो को सुचारू रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हम आपकी सेवा में तत्पर पहुंच सकें, ठीक है ना। तो मुझे आशा है मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पुनः मिलूंगा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू।